हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज अभी हम पढ़ने जा रहे हैं करंट अफेयर के 5 बढ़िया प्रश्न और उनकी व्याख्या भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक, पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, निम्नलिखित में से भारत की वर्तमान जीडीपी लगभग कितनी है। तो मोदी जी ने वादा किया है कि जो भारत की जीडीपी है उसको कितनी करना है, $5 ट्रिलियन। तो यहाँ पर है कितनी एक्चुअल में अभी वो देखते हैं। तो एक है 4 ट्रिलियन, दूसरा है 360 ट्रिलियन, तीसरा है 5.2 और चौथा है 2.66। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा हमारा, जो भारत की इस टाइम जीडीपी है वो $2.6 ट्रिलियन है। ठीक है, अब कुछ इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। देखो की पॉइंट्स यहाँ पे हैं, क्या क्या है, इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद करते चलना है। भारत जो है $2.66 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, जीपीडी लिखा है यहाँ पे, जीडीपी। देखो इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, जीडीपी, और हिंदी में इसका अर्थ होता है सकल घरेलू उत्पाद। क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद। इसके साथ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मतलब ये भी प्रश्न अच्छा है कि बताओ भारत की जो जीडीपी है वो कितने नंबर पे है विश्व में, तो और या कितने नंबर पर हमारी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो हमारी 5वें, दुनिया में 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 5th नंबर की। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसकी तुलना में जो यूएस है $45 ट्रिलियन और 50 के बीच शेयर बाजार पूंजीकरण के साथ यूएस जो है उसकी अर्थव्यवस्था कितनी है, $23 ट्रिलियन। ठीक है, अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए जैसे सकल घरेलू उत्पाद के बारे में दिया गया है कि ये सकल जीडीपी होता क्या है, जीडीपी क्या होता है। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि एक निश्चित अवधि के दौरान किसी देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के माध्यम से बनाए गए मूल्य का मानक माप है। किसी भी देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से, ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के माध्यम से जो भी हमारा मूल्यवर्धन प्राप्त होता है हमको, उसी को क्या कहते हैं, हम जीडीपी कहते हैं। और एक चीज़ याद रखो, एक निश्चित अवधि के दौरान। ठीक है, एक निश्चित अवधि के दौरान, जैसे या उस उत्पादन से अर्जित आय या अंतिम वस्तुओं सेवाओं पर खर्च की गई कुल राशि को भी मापता है। ठीक है, तो या वस्तुओं सेवाओं पर खर्च की गई कुल राशि को भी मापता है, जो खर्च होता है उसको भी ये मापता है। तो ये थी हमारी जीडीपी, और जीडीपी हमारी है कितनी एक्चुअल में, $2.66 ट्रिलियन, और ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से भारत की वर्तमान जीडीपी लगभग कितनी है। तो कितनी है ये समझ में आ गया, $2.66 ट्रिलियन। ठीक है, और ये की पॉइंट्स भी समझ में आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पे रखा जाएगा। तो किसके नाम पे रखा जाएगा, ऑप्शन पढ़ते हैं। भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि दूसरा जो ऑप्शन होगा हमारा सही आंसर होगा। प्रयागराज में जो है राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा, किसके नाम पे रखा जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पे। और इसमें भी कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं। पॉइंट्स ये हैं, 3 दिसंबर 2021 को प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं कि ये जो जयंती होती है राजेंद्र प्रसाद जी की, वो कब मनाई जाती है, 3 दिसंबर को मनाई जाती है। ठीक है, देखो की पॉइंट्स का मतलब है कि आपको हर एक लाइन पे ध्यान देना है। तो कितनी तारीख को मनाया जाता है, 3 दिसंबर को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर रखने की घोषणा की गई। तो 3 दिसंबर को इनकी जयंती मनाई जाती है। इनकी जयंती के अवसर पर इन्होंने मुख्यमंत्री योगी जी ने क्या किया, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर रखने की घोषणा की थी। कब की थी, 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को क्या होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती होती है। ठीक है, और इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश विधानमंडल वर्ष 2020 में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज अधिनियम 2020 पारित किया गया था। कि ये जो नामकरण हो रहा है ये कौन से अधिनियम के ऊपर हो रहा है, कौन से अधिनियम के अंतर्गत ये चीज़ लागू होगी। तो ये कौन सा अधिनियम है, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज अधिनियम 2020 के अंतर्गत ये नाम जो है रखा जाएगा। ठीक है, अब आगे है, मुख्यमंत्री ने यह निर्णय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के योगदान और संविधान निर्माण में उनकी भूमिका और प्रथम राष्ट्रपति में उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए लिया गया। भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है, संविधान निर्माण में उनकी अहम भूमिका रही, और प्रथम हमारे राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। और एक चीज़ ये भी है कि जो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है,
अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत गणराज्य के पहले राष्ट्रपति भी थे, ये बता चुके हैं अभी। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर, ये भी बता चुके हैं। 3 दिसंबर को क्या होता है, जयंती होती है। तो जयंती का मतलब ही क्या होता है कि उस दिन जो है जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था, बिहार के सिवान जिले में हुआ था, बिहार के सिवान जिले में हुआ था। और उनका निधन कब हुआ था, 28 फरवरी को हुआ था, जो कि अभी आने वाली है 1963 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये भारत रत्न भी इनको मिला था। और कब मिला था, 1962। तो ये चीज़ हमको समझ में आई कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था, 3 दिसंबर, और इस दिन इनकी जयंती होती है। इनकी जयंती के अवसर पर योगी आदित्यनाथ जी ने क्या किया कि प्रयागराज में जो है राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नाम बदलकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर रखने की घोषणा की। अच्छा, और ये किस नियम के अंतर्गत आता है, ये उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज अधिनियम 2020 के अंतर्गत पारित किया गया। अगला प्रश्न है, 2 दिसंबर 2021 को केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में मां शाकंभरी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन है सहारनपुर, सीतापुर, मिर्ज़ापुर और पीलीभीत। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा सहारनपुर। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। और चलिए अब कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं क्या है। देखो की पॉइंट्स हैं, केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री, तो पता होना चाहिए कि अमित शाह जी क्या हैं, केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री हैं। 2 दिसंबर को ये चीज़ बतानी चाहिए कि कब से आधारशिला रखी थी, 2 दिसंबर को रखी थी। और किस जिले में रखी थी, सहारनपुर जिले में। ठीक है, सहारनपुर जिले में। और ये कहाँ, कौन से गांव है, पुनवारका। सहारनपुर जिले में एक गांव है पुनवारका। ठीक है, कौन सा नाम है गांव का, पुनवारका। इस मौके पर जो है राज्य के मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी भी मौजूद थे। और अगला है माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय की स्थापना। इसमें कुल खर्च कितना, मतलब कितना टोटल एरिया है इसका, और कुल खर्च कितना होगा, या निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा। तो ये चीज़ें ज़रूर याद करनी है। तो जो ये विश्वविद्यालय है ये कितनी एरिया में होगा, 50.43 एकड़ में होगा। ठीक है, कितनी एरिया में, 50.43 एकड़ में होगा। और निर्माण कार्य 18 माह में पूरा किया जाएगा, लगभग 18 माह लग जाएंगे इसको निर्माण कार्य में, प्रथम चरण में। अच्छा, इसमें कितनी धनराशि दी गई है, किसके लिए, शैक्षणिक भवन, छात्रावास, आवासीय भवन। इसके लिए टोटल 92.04 करोड़ रुपए की लागत दी गई है, स्वीकृति दी गई है। इस विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों के लिए लोक निर्माण विभाग को कार्यकारी निकाय बनाया गया है। सहारनपुर संभाग के तीनों जिले मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली को इस विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है कुछ की पॉइंट्स हैं, उनको याद कर लेना है। जैसे वो क्वेश्चन तो था ही, उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इससे आप कर सकते हैं आसानी से। तो मेन रूप से क्या हमको याद करना है कि ये जो अमित शाह जी हैं क्या हैं, केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री हैं। और उन्होंने कब आधारशिला रखी, 2 दिसंबर को आधारशिला रखी। और कौन से ज़िले में, सहारनपुर ज़िले में। और उसमें गांव का नाम क्या था, पुनवारका नाम था। और क्या ये विश्वविद्यालय का नाम क्या है, माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय। क्या नाम है, माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय। अच्छा, ये विश्वविद्यालय जो है कितने एकड़ में है, 50.43 एकड़ में है। और ये कब तक पूरा हो जाएगा, 18 माह में पूरा कर लिया जाएगा। और ये जो है कितनी लागत के साथ ये बनाया, मतलब अभी स्वीकृति दी गई है। और उस स्वीकृति में किसके लिए ये स्वीकृति दी गई है, प्रशासनिक भवन, शैक्षणिक भवन, छात्रावास और आवासीय भवन। अच्छा, और सहारनपुर संभाग के जो तीनों जिले हैं, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली, इसको जो है इस अधिकार क्षेत्र में इसके शामिल किया गया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस शहर में उत्तर प्रदेश का अपना सिल्क एक्सचेंज है। तो ऑप्शन है प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, मेरठ। तो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 वाराणसी। ठीक है, अब इसके कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य जल्द ही वाराणसी में अपना सिल्क एक्सचेंज खोलने वाला है। और इससे व्यापारी और साड़ी निर्माताओं को उचित मूल्य पर रेशम की उपलब्धता की सुविधा की उम्मीद है। ठीक है, तो इसमें ये व्यापारियों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसमें जो है उचित मूल्य पर रेशम की उपलब्धता हो जाएगी। सिल्क एक्सचेंज इस क्षेत्र में तस्करी को रोकेगा, रेशम की तस्करी को रोकेगा। अच्छा, साथ ही रेशम व्यापारियों और विनिर्माण इकाइयों के लिए उत्पादन की लागत को भी कम करेगा। अब ये देख लेते हैं, राज्य सरकार क्षेत्र के बुनकरों को सिल्क एक्सचेंज से जोड़ेगी। जो बुनकर हैं उनको सिल्क एक्सचेंज से जोड़ेगी राज्य सरकार। उत्तर प्रदेश के रीलरों द्वारा सिल्क एक्सचेंज में बिक्री के लिए लाए गए सभी रेशम लॉट की गुणवत्ता परीक्षण के बाद प्रत्येक रेशम लॉट का न्यूनतम मूल्य राज्य में रेशम की औसत कीमत और विशेष लॉट की गुणवत्ता के आधार पर तय किया जाएगा। और इसके बाद जो है एक्सचेंज द्वारा रेशम के लॉट की नीलामी का रीलरों को हाजिर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ हैं, इनको याद करना है, मतलब समझना है ये सब कौन है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, अजय सिंह, प्रदीप सिंह खरोला, आदित्य घोष और कलानिधि मारन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रदीप सिंह खरोला, यानी कि ऑप्शन 2 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। और इसमें भी हम कुछ की पॉइंट्स रखे हैं, उनको देख लेते हैं। की पॉइंट्स क्या हैं, एयर इंडिया की स्थापना कब हुई थी। एयर इंडिया की स्थापना कब हुई थी, 15 अक्टूबर 1932 को। ठीक है,
ये हमको याद रखना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, तो 15 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? दिल्ली में। अच्छा, एयर इंडिया की शुरुआत जो है इसके रूप में हुई थी, टाटा एयर सर्विसेज के रूप में हुई थी। मतलब पहले एयर इंडिया का नाम एयर इंडिया नहीं था, इसका नाम क्या था? टाटा एयर सर्विसेज। बाद में इसका नाम बदलकर टाटा एयरलाइंस कर दिया गया। बाद में इसका नाम क्या बदला गया? टाटा एयरलाइंस। अभी भी एयर इंडिया नहीं था, जिसकी स्थापना टाटा सन्स के जे.आर.डी. टाटा, जिसने किया था? जे.आर.डी. टाटा ने। 15 अक्टूबर 1932 को टाटा ने कराची से बॉम्बे के लिए डाक ले जाने वाला एक पुष्पमोत उड़ाया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में नियमित वाणिज्यिक सेवा बहाल हुई और टाटा एयरलाइंस 29 जुलाई, देखो ये डेट याद रखना, 29 जुलाई 1946 इस तारीख को एयर इंडिया के नाम से एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई। तब इसका नाम एयर इंडिया पड़ा। और एयर इंडिया की स्थापना हुई कब थी? 15 अक्टूबर 1932 को। अच्छा, 1947 में भारतीय जनता के बाद 1948 में भारत सरकार द्वारा 49% एयरलाइंस का अधिग्रहण किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें थी कुछ याद करने के लिए। और इसमें जो हमारे प्रश्न हैं उनके बाद जो की पॉइंट्स हैं उनको भी याद अच्छे से समझ लेना है। तो इस टाइप से हमारे ये कुछ क्वेश्चन थे करंट अफेयर के। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिए और इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।